हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और शेयर करें। बिप्लो रिया के बात पर उसके कंधे पर आशा अपनी कोहनी टिकाते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिप्लो की बात सुन रिया उसे हिमांशी की तरफ इशारा करते हुए, क्या इसे पता है कि इस बारे में? हिमांशी ने कन्फ्यूज होकर पूछा, जिस पर बिप्लो हिमांशी को कमर से पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए रिया से बोला, मुझे नहीं लगता कि इसे सब कुछ पता है। अगर पता होता तो इतने प्यार से मेरी एक्स से मुझे नहीं मिलवाती। एक्स? हिमांशी ने हैरान होते हुए कहा, जिसके रिएक्शन पर बिप्लो अपने सर हिलाते हुए बोला, तुम्हारी भाभी मेरी एक्स है, इसलिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया था मुझे देखकर। रिया बिप्लो को एक नज़र देख हिमांशी से बोली, मानसी जो कुछ भी था 4 साल पहले था एंड ठीक टाइम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब रिलेशनशिप में एक्चुअल में कपल बनने वाले हो, इसलिए वापी पर ट्रस्ट करना। हिमांशी रिया के पास उन अपना सर हिला बिप्लो की तरफ देखने लगी, जो कि उसे ही आंखें टिमटिमाते हुए देख रहा था। जिसे देखते हुए हिमांशी रिया से बोली, मुझे बिप्लो से कुछ बात करनी है। जिसे सुन रिया अपना सर हिलाते हुए बिप्लो से बोली, और तू चिल्ला, मैं अपने गुनहगारों को माफ़ नहीं करता, चाहे वो मेरे सामने जान दे दे, इसलिए तुझे मुझे एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है मोटी। बिप्लो ने रिया के नाक को पकड़ खींचते हुए कहा, जिस पर रिया अपने नाक को छुड़ा एक लात बिप्लो के बट्स पर मारा और वहाँ से लोगों की तरफ चली गई। जिसे जाता हुआ देख बिप्लो अपने बट्स को सहलाते हुए मुंह बनाकर बोला, साली मोटी ब्रो के साथ रहकर उनकी तरफ खड़ूस हो गई है, लगता है प्यार भरी झप्पी देनी पड़ेगी। और ये कहते हुए बिप्लो की आवाज़ उसके गले तक ही रह गई, क्योंकि हिमांशी ने उसे गले लगा लिया था। हिमांशी के गले लगाने पर बिप्लो भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, हाय, तुम्हारी बॉडी से आई हुई ये फ्रेग्रेंस की खुशबू जो मेरे कपड़ों से आती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, चिपका रहा करो मुझसे। जिसे सुन हिमांशी बिप्लो के सीने से लगी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आई लव यू, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम रहते हो ना कि अगर मैं कहते हो ना, अगर मैं चली गई तो तुम मर जाओगे, पागल हो जाओगे, लेकिन मैं बर्बाद हो जाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। ये कहते हुए हिमांशी की आंखों के कोने से आंसू आने लगे, जिन्हें देखते हुए बिप्लो उसके चेहरे को पकड़ उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करते हुए बोला, किसी ने क्या खूब लिखा है, पहला प्यार सही वक्त पर गलत इंसान से हो जाता है और दूसरा प्यार गलत वक्त पर सही इंसान, लेकिन हमारा वक्त बिल्कुल सही है। बिप्लो की बात सुनते हुए हिमांशी उसे देखने लगे और अपने पंजों के बल उठकर उसके चेहरे को पकड़ उसके होठों पर अपने होठ रख चूमने लगी। हिमांशी के नाजुक नरम होठ को अपने होठों पर महसूस करते हुए बिप्लो की आंखें फैल गई और वह जल्दी से हिमांशी को खुद से दूर करते हुए 2 कदम पीछे हो गया। जिसे देख हिमांशी हैरान होते हुए बोली, क्या ऐसे तो पिछले 4 साल से कह रहे हो कि किसके लिए, और अब कर रहे हो तो दूर कर रहे हो। जिसे सुनकर बिप्लो छोटा सा मुंह बना, तुमने कहा था 5 दिन बाद हम दोनों की वेडिंग नाइट के दिन हम किस करेंगे, तुमने आज क्यों किया? मैंने सोच रखा था मैं सारी किस करूँगा उस दिन, तुमने चीटिंग की मेरे साथ। ये कहते हुए बिप्लो इरिटेट होने लगा, जिस पर हिमांशी इधर उधर देखते हुए बोली, सही कहते हैं सब लोग, तुम्हारे ना सर पर बीच बीच में डंडे से मारना चाहिए, आज तो मारूंगी तुम्हें। हिमांशी की बात सुन बिप्लो उसे जल्दी से पकड़ते हुए, अरे शर्म करो, आज हमारी शादी की पहली रस्म हो रही है, बैचलर पार्टी हो रही है और तुम अपने मंगेतर को मारना चाहती हो। बिप्लो की बात सुन हिमांशी उसके सीने से लगते हुए समुद्र की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता है मैं कभी गोवा नहीं आई थी, मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, 2 बार रिया के साथ और पहले फ्रेंड्स के साथ, बिप्लो ने जवाब दिया। जिसे सुनकर हिमांशी बिप्लो से कुछ कहते उससे पहले शिवांश वहां आते हुए बिप्लो से बोला, चाचू। शिवांश की आवाज़ सुन बिप्लो अपना सर उचका दिया तो शिवांश पार्टी की तरफ इशारा करते हुए बोला, पापा बुला रहे हैं। बिप्लो शिवांश की बात सुनकर उससे दूर हो हिमांशी से बोला, तुम बाकी लोगों के पास जाओ, मैं ब्रो से मिलकर आता हूँ। जिसे सुनकर हिमांशी अपना सर हिला दिया और शिवांश की तरफ देख उसके गाल को खींचते हुए बोली, अपने चाचू को और कॉम्प्लिकेटेड करो अपनी तरह। शिवांश हिमांशी की बात पर मुस्कुराकर बोला, बट आई एम नॉट कॉम्प्लिकेटेड चाची। हिमांशी शिवांश की बात सुन मुस्कुरा दी और अपने घर वालों की तरफ चली गई।
जिसे जाता हुआ देखने के बाद शिवांश ने विप्लव की तरफ देखा, जो कि वहां से गायब था। ये देख शिवांश इधर उधर देखने लगा तो विप्लव मृत्युंजय के पास पहुंच चुका था, जिसे देखकर शिवांश अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, बिल्कुल साइलेंट बम की तरह लगते हैं मुझे। इतना कहते हुए शिवांश आगे बढ़ गया। जब उसकी नज़र वैदिक पर गई, जिसे लड़कियां घेर कर खड़ी हुई थी और दीपांजलि हाथों में जूस पकड़े उन सबको घूरे जा रही थी, जिसे देखकर शिवांश दीपांजलि के पास आकर बोला, व्हाट हैपेंड दीपा? दीपांजलि शिवांश के सवाल पर वैदिक की तरफ इशारा करते हुए बोली, हम उसके फ्रेंड्स हैं ना, तो हमारे साथ रहना चाहिए उसे। गर्ल्स के साथ क्या कर रहा है? ऑल टाइम फ्लर्ट करना होता है। दीपांजलि की बात सुन शिवांश वैदिक की तरफ देखने लगा, जो कि उन लड़कियों के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल था। जिसे देख शिवांश दीपांजलि से बोला, तुम उसकी हेल्प कर सकती हो? उसके पास जाओ, उसके हाथ में अपना हाथ डालो तो वो लड़कियां वहां से चली जाएंगी। शिवांश की बात पर दीपांजलि उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या सच में? शिवांश दीपांजलि की बात पर अपना सिर हिला दिया तो दीपांजलि उसके हाथ में जूस का ग्लास देते हुए वैदिक की तरफ बढ़ गए। जब एक 17 साल की लड़की, जिसने ब्लैक कलर का वी नेक गाउन पहना था और उसके गाउन के राइट साइड कट के निशान थे, आकर वैदिक के हाथ में हाथ डालते हुए उन गर्ल्स से बोली, स्वीटीज, माई बॉयफ्रेंड इज गेटिंग अनकंफर्टेबल बिकॉज ऑफ यू गाइज, सो कैन वी हैव सम प्राइवेसी। उसकी बात सुनकर सारी लड़कियां मुंह बनाते हुए वहां से चली गई और वैदिक उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, तुम कभी नहीं सुधर सकती ना? जिसके जवाब में वो लड़की हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने बाल को कान के पीछे करते हुए बोली, पहले मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं था, बट अब तुम हैंडसम हो गए हो। वैदिक उसकी बात सुन उसके सिर पर हल्का सा मारते हुए बोला, जूही, डोंट ट्राई टू फ्लर्ट विथ मी, ओके? जो तुमसे होता नहीं है। वैदिक की बात पर जूही अपने सर को सहलाते हुए सामने की तरफ इशारा करके बोली, तुम्हारे गर्लफ्रेंड देख रही है। वैदिक जूही की बात पर सामने खड़ी दीपांजलि के गुस्से से भरे चेहरे को देखने के बाद बोला, सी इज़ नॉट माई गर्लफ्रेंड। जिसे सुनकर जूही दीपांजलि की तरफ देखने लगी, जिसकी आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी। जिसे देखकर जूही हल्का सा मुस्कुरा वैदिक के हाथ को पकड़ उसे दीपांजलि और शिवांश की तरफ ले आई। जूही उन दोनों के पास आकर शिवांश को गले लगाते हुए बोले, हेलो, लॉन्ग टाइम नो सी शिवांश। जिसे सुन शिवांश अपना सिर हिला दिया तो जूही दीपांजलि से मिलते हुए बोली, हेलो दीपा। दीपांजलि जूही के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, हेलो जूही दीदी। तो जूही एक नज़र वैदिक की तरफ देख दीपांजलि से बोली, मैंने वैदिक से पूछा, उसने कहा कि तुम दोनों दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं? वैदिक जूही की बात सुनते हुए बोला, जूही, वो छोटी बच्ची है और अगर मुझे डेट करना हुआ किसी को, मैं किसी अपने एज की लड़की को देखूंगा ना कि बच्ची को। कुछ भी बोल रही हो? वैदिक की बात दीपांजलि शिवांश के हाथ को पकड़कर बोले, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। इतना कहकर दीपांजलि शिवांश के हाथ को छोड़ आगे की तरफ चली गई। जिसे जाता हुआ देखने के बाद शिवांश वैदिक से बोला, ये अच्छा था। फिर जूही की तरफ देखते हुए बोला, वैदिक के साथ रहना वरना लड़कियां फिर से इकट्ठा हो जाएगी। ये कहकर शिवांश दीपांजलि के पीछे चला गया। जिन्हें जाता हुआ देखने के बाद वैदिक जूस पीने लगा तो जूही बोली, अब हम छोटे थे, आंखों में दिखता था तुम्हारे कि तुम दीपा के लिए फील करते हो। जूही की बात पर वैदिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, जूही, वो बचपन था और अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ और वो 8th क्लास में है। समझ रही हो, हमारा कुछ नहीं हो सकता। जूही वैदिक की बात सुनकर बोली, वैदिक, मुझे नहीं करना इस टॉपिक में बात, हमारा कुछ नहीं हो सकता। वैदिक ने जूही की बात को काटते हुए कहा। जिसे सुनकर जूही अपना सिर हिला आगे कुछ भी ना बोल पाई। इधर विप्लव मृत्युंजय के पास आकर बोला, आपने बुलाया? जिस पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए ऋतिक की तरफ इशारा करके बोला, ऋतिक, तुमसे कुछ कह रहा था। ये सुनकर विप्लव ऋतिक की तरफ देखते हुए उसकी गोद से संगति को लेकर खुश होते हुए बोला, अरे वाह, मैंने तो आपको नोटिस ही नहीं किया। विप्लव की बात पर ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, लेकिन मैंने देखा तुम्हारे मंगेतर को तुम्हें किस करते हुए। जिसे सुन विप्लव ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, मैंने आपसे पूछा क्या?
लेकिन तुमने ही तो कहा कि तुमने मुझे नोटिस नहीं किया, ऋतिक ने जवाब दिया, जिस पर विप्लव अपना सर नहीं में हिलाते हुए संगति की तरफ इशारा करके बोला, मैंने आपकी बात नहीं की, मैंने इसकी बात की। इतनी खूबसूरत सी बेबी है, मैं इसे नोटिस नहीं किया। विप्लव की बात पर ऋतिक एक आह भरते हुए मृत्युंजय से बोला, ये अनोइंग है, इसको गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई और अब बीवी मिलने वाली है। ऋतिक के बाद विप्लव उसे घूरते हुए बोला, आपकी क्यों जल रही है? मैंने तो नहीं कहा कि आपके पास दो बच्चे हैं और खूबसूरत बीवी भी है, जबकि आप डिजर्व नहीं करते, खड़ूस आदमी। ऋतिक विप्लव के बाद अपने दांत पिसे, मेरी बीवी का चक्कर में गुंडागर्दी छोड़ दिया मैंने, लेकिन गन चलाना मुझे अभी भी आता है। कहीं सुहागरात के स्टेज पर बैठने से पहले तो अर्थी पर न लेट जाओ तुम। ऋतिक की धमकी को सुनकर विप्लव मुंह बनाते हुए बोला, मैंने बात करूंगा इनसे, ये धमकी देते हैं मुझे मारने के। पीछे से डेविड अपने फ़ोन में सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए विप्लव से बोला, इसकी बीवी को जाओ दिखा कर आओ, ये धमकी देता है खुलेआम। डेविड की आवाज़ सुन मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम कितने वक्त है मुझे पता कैसे नहीं चला? मृत्युंजय की बात सुन डेविड फ़ोन अपने पॉकेट पर रखते हुए बोला, हमारे छोटे खरगोश की शादी है, आएंगे कैसे नहीं, और इस दलाल की शादी में थोड़ा बहुत योगदान तो हमारा भी है। जिसे सुनकर विप्लव अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ, लड़की बनकर तुम्हें ठुमके लगवाऊंगा, यही तो तुम्हारा योगदान है ना। विप्लव की बात सुन डेविड उसे घूरने लगा तो मृत्युंजय उसका अटेंशन अपनी तरफ लेते हुए बोला, तुम तो यूएस गए थे ना, कुछ हुआ है क्या? मृत्युंजय के सवाल पर डेविड खुश होते हुए अपना फ़ोन निकाल कर उसे फ़ोटोज़ दिखाते हुए बोला, देखो प्रथा को बेटी हुई है, पंखुरी नाम है उसका, बहुत सुंदर है। जब रिद्धम दौड़ते हुए जाकर डेविड से उस टकरा गया, जिससे डेविड के हाथ से फ़ोन छूटा और नीचे गिर गया, तो अव्यक्त फ़ोन को उठाते हुए डेविड से बोला, डिटेक्टिव अंकल, आपका फ़ोन गिर गया। ये कहते हुए अव्यक्त की नज़र खुली स्क्रीन के फोटो पर गई, जहां पंखुड़ी अपने ग्रे आइज में कैमरे की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल था, जिसे अव्यक्त टकटकी लगाकर देखने लगा और उसने स्क्रीन साइड किया तो उसमें एक वीडियो था। उसने प्ले किया जहां पंखुड़ी उबासी लेते हुए अपनी मुठियां बांधे अपनी छोटी छोटी आंखों से कैमरे की तरफ देख रही थी, और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तब जाकर अव्यक्त अपने सेंस में आया और डेविड को फ़ोन देते हुए बोला, क्यूट है। डेविड अव्यक्त की बात पर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छे से पहचान लो, तुम्हारी बहन है। डेविड की बहन कहने पर अव्यक्त उसे घूरते हुए बोला, मेरी सिर्फ 2 बहन हैं, समृद्धि और साध्वी, और कोई नहीं है। जिसे सुनकर डेविड अपना सिर नहीं में हिलाते हुए मृत्युंजय की तरफ इशारा करके बोला, मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो अपने पापा से पूछ लो। अव्यक्त मृत्युंजय की तरफ देखने लगा तो मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, वो तुम्हारी बहन है, क्योंकि चिराग मेरा ममेरा भाई है। अव्यक्त मृत्युंजय की बात सुनकर अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, मैं उसे अपनी बहन नहीं मानता, मॉम बुला रही है आपको। इतना कहकर अव्यक्त रिदम के साथ वहाँ से चला गया। ऋतिक, जो कि अव्यक्त को देख रहा था, मृत्युंजय से बोला, बड़ी बहू की भी तैयारी कर लो। मृत्युंजय ऋतिक की बात सुनकर बोला, व्हाट? जिस पर ऋतिक फोटो की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो बेबी गर्ल अभी को पसंद आई। जिसे सुन मृत्युंजय अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, वो बच्ची है और अभी की बहन होगी, वो ब्लड अलग है, अगर कोई मैटर नहीं करता और मामा के बच्चे में शादी होती है, फ़र्क नहीं पड़ता। ऋतिक ने विप्लव की गोद से संगति को लेते हुए कहा, जिस पर मृत्युंजय बुरी तरीके से चीरते हुए बोला, मैं उस चिराग की बेटी को कभी अपनी बहू ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे चिराग जैसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद, और उसकी बेटी भी उसी की तरह नकचढ़ ही होगी। विप्लव मृत्युंजय के वासन उसकी गोद से एकांश को लेकर बोला, आप तो कुछ भी कहते रहते हैं यार। जिसे मृत्युंजय ने इग्नोर कर दिया और एकांश की तरफ देखते हुए बोला, चाचू के साथ रहना, मैं तुम्हारी मॉम से मिलकर आता हूँ। यह कहकर मृत्युंजय महक की तरफ चला गया, जिसे एकांश जाता हुआ देख उसकी तरफ जाने की कोशिश करने लगा। तो फिर विप्लव बोला, नहीं छोड़ूंगा। जिसे सुनकर एकांश गुस्से से विप्लव के
घूरने लगा तो ऋतिक एकांश के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, अंश। ऋतिक के चेहरे पर हाथ रखने पर एकांश ने उसके हाथ को झटक दिया और उसे अपनी नीली आंखों से घूरा तो ऋतिक की गोद में बैठी संगति थोड़ी डर गई और गुस्से से बोली, घूलो मत। तभी सेल्वन अपनी गोद में बेबी बॉय के लिए ऋतिक के पास आकर बोला, बॉस, यंग मास्टर को भूख लगी है। सेल्वन की बात सुन ऋतिक अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोला, दैविक, तुम्हें भूख लगी है? ऋतिक के सवाल पर दैविक एकांश की तरफ देखने लगा जो कि उन लोगों को इग्नोर करते हुए अपना लॉलीपॉप खा रहा था। विप्लव दैविक की नज़र को एकांश पर देखकर उसके लॉलीपॉप को देखने लगा और अपने पॉकेट से लॉलीपॉप निकाल दैविक की तरफ बढ़ाकर बोला, वो बच्चे हमेशा साथ रहते हैं ना, इसलिए पकड़ा रहता है तुम लोगों। विप्लव के चॉकलेट देने पर दैविक उसके हाथ से लेकर बोला, थैंक यू। जिसे सुन विप्लव मुस्कुरा दिया और एक चॉकलेट निकाल संगति की तरफ बढ़ाते हुए बोला, चॉकलेट। संगति विप्लव के हाथ से चॉकलेट लेकर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू अंकल। विप्लव उन लोगों की बात पर अपना सर हिला एकांश से बोला, अंश, चलो दोनों बच्चे को हेलो कहो। विप्लव की बात सुन एकांश उसे अजीब नज़रों से देखने के बाद जिन नज़र को देखकर विप्लव एक गहरी सांस भरते हुए बोला, ये लड़का। ये कहते हुए विप्लव ऋतिक से बोला, चलो यार, बाकी मेहमानों से मिलते हैं। जिसे सुन ऋतिक अपना सर हिला दिया और दैविक से बोला, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। इतना कहकर वो लोग बाकी मेहमानों की तरफ चले गए। इधर रियो सुधांशु और विकल्प को एक्सक्यूज़ मी कहकर आरोही की तरफ आ चुका था जो कि उसे घबराई हुई आंखों से देख रही थी। आरोही रियो से कुछ कहते उससे पहले रियो उसे उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोला, कौन है ये? जिसके जवाब में वो लड़का रियो के ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, हेलो यंग मैन, माय नेम इज लूकास। जिसे सुन रियो हल्का मुस्कुराते हुए लूकास से बोला, देसी इंसान को विदेशी खाना हर रोज़ हजम नहीं होता, उसे एक दिन देसी खाना ही पसंद आता है। रियो की बात सुन आरोही लुकास की तरफ देखते हुए बोली, लुकास, दिस इज़ माय फ्रेंड राघवेंद्र सिंह ठाकुर, बट वी ऑल कॉल हिम रियो। जिसे सुनकर लुकास अपना सिर हिलाते हुए रियो से बोला, आई एम आरोहीज बॉयफ्रेंड एंड वी हेयर टू एंजॉय द वेडिंग। क्या बात है, लेकिन मैं यहाँ पर सत्संग करने आया हूँ, रियो ने मुस्कुराते हुए कहा। जिस पर आरोही रियो से बोली, रियो, बहुत अजीब है ना आरोही, मुझे लगा तुम नॉर्मल हो गई हो, बट नहीं, तुम अभी भी वही हो, किस मुझे करती हो और बॉयफ्रेंड इसे बना रही हो, रियो ने गुस्से में कहा। जिसे सुनकर आरोही रियो को देखते हुए बोली, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, मैं बात करूँगा बाद में, लेकिन जब तक तुम मेरी नज़र के सामने हो तुम नमूने से दूर रहना, वरना तुम्हें तो ले जाऊंगा, लेकिन इसे समुद्र में डुबाकर मार दूंगा। रियो ने अपने दांत पीसते हुए कहा। रियो की धमकी पर आरोही अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, एक हफ्ते पहले फक, अभी जो बोल रहा हूँ ना वो सुनो, दूर रहना इससे। रियो ने आरोही की बात को बीच में काट कर कहा। जिस पर आरोही उसे कुछ कहती उससे पहले करण आरोही के पास आकर बोला, कुछ लोगों से मिलवाना था, चलो। ये कहते हुए करण खटास भरी आंखों से रियो की तरफ देख आरोही को अपने साथ लेकर चला गया और लुकास भी एक नज़र रियो को देख उनके साथ चला गया। जिन्हें जाता हुआ देख कर रियो अपना पैर रेत पर मारते हुए बोला, शाला, भगवान ये साले पैदा क्यों करते हैं? जिस पर पीछे से चार्ली आते हुए अबे कपल पैदा करते हैं, भगवान पैदा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।